हेलो पीपल। वेलकम टू फिजियोफेबल्स। आई एम चैतन्य। आज हम देखने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखेंगे कि क्या होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कैसे सब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह, कैसे सारे माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वगैरह। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आफ्टर वर्ड्स कि क्या होता है गेटेड चैनल या फिर वोल्टेज गेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर, ये सारे चैनल्स क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में टाइप्स कैसे है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट्स बिगिन। राइट। सो व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मतलब सेल मेम्ब्रेन है हमारा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू जो भी चीजें आते हैं वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आती है। ओके। अब इसका बाइफरकेशन करके हम स्टडी करेंगे, हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में स्टडी करेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर एज वेल एज रिक्रिएट। ऑलराइट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इसको बाइफरकेट किया हमने बेस्ड अपॉन द साइज, माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल। 1000 डाल्टन से नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं दोज कम अंडर माइक्रोमोलिक्यूल्स, और 10,000 डाल्टन से ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज कम अंडर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स को पहले हम देखते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे हम। ऑलराइट। सो माइक्रोमोलिक्यूल में डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप के बाइफरकेशंस किए हमने बेस्ड अपॉन एनर्जी। एनर्जी का एक्सपेंस जो होता है ना, उसके बेसिस पे डिफ्यूजन जो है इस इट्स सिंपल डिफ्यूजन। मतलब क्या कि मॉलिक्यूल जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा उसको ट्रांसफर के लिए बिल्कुल भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोज कम अंडर डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी ब्रेक डाउन होगा और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मतलब ये ट्रांसपोर्ट काम करेगा। ठीक है। डिफ्यूजन इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। and active transport is against the concentration gradient. All right. So diffusion में फिर से हमने bifurcation किया, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। अब ये बाइफर्केशन कैसे हुआ? बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन जो है वो सिंपली पास हो रहा है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें है ना प्रोटीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रोटीन बोल दिया मैंने कि प्रोटीन चैनल्स है वहां पे, बट नीचे फिर भी सिंपल डिफ्यूजन के अंडर ही मैंने प्रोटीन चैनल्स लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या कि फैसिलिटेटेड में भी प्रोटीन चैनल्स है और यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूजन के अंडर प्रोटीन चैनल्स है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है कि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ना, ये बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, ठीक है, इनको ट्रांसफर करता है। साइज इनकी बड़ी होती है। और जो प्रोटीन चैनल्स हैं जो सिंपल डिफ्यूजन में आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली डिफ्यूज हो रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन में आ रहे हैं, वो होते हैं ना, वो छोटे छोटे आयोन्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि इनमें जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है ना इनमें, वो बहुत कम होती है। मतलब बहुत स्लोली ट्रांसफर होते हैं, बहुत स्लोली। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन चैनल जो होता है, ठीक है, ये समझ लो हमारा प्रोटीन चैनल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मूव करेगा। अब जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो ये प्रोटीन अपना शेप बदल देगा, और शेप बदल के ऐसा शेप कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नीचे के साइड पे चला जाएगा और अंदर चला जाएगा। दोनों ही सिलेक्टिव है, प्रोटीन चैनल्स भी सिलेक्टिव है और सिंपल डिफ्यूजन भी सिलेक्टिव है। बट अंतर इतना है इनमें कि ये साइज है ना, इसमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्पीड बहुत छोटी होती है, स्पीड बहुत कम होती है, छोटी नहीं कम होती है स्पीड बहुत। और थोड़े टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, सैचुरेशन हो जाता है इनमें और फिर ये काम नहीं करते, ये रुक जाते हैं। वेर एज इन प्रोटीन चैनल्स जो सिंपल डिफ्यूजन में आते हैं ये ऐसा नहीं करते। तो हमने अभी सिंपल डिफ्यूजन देख लिया और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट देख लिया। अब सिंपल डिफ्यूजन में हमने बाइफर्केशन किया बेस्ड अपॉन कि प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अब जहां पे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है उनका हमने अलग से बाइफर्केशन कर दिया, और जहां पे प्रोटीन चैनल एब्सेंट है मतलब लिपिड है, तो लिपिड तो सिंपली मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज कर जाएगा, उससे कोई भी प्रोटीन चैनल की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे प्रोटीन चैनल बना ही नहीं। ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा लिपिड डिफ्यूजन और दूसरा प्रोटीन चैनल्स। अब प्रोटीन चैनल्स में भी हमने बाइफर्केशन कर दिया किस बेसिस पे? तो अगर लीकी चैनल्स होंगे, मतलब क्या कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है या फिर वो गेटेड है। मतलब कि अगर
ये हमारा प्रोटीन का चैनल है। इससे ऑल टाइम लीक हो रहा है पोटेशियम, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर बार बाहर जा रहा है। तो ये आ गए लीकी चैनल्स में। गेटेड चैनल्स मतलब, गेटेड का मतलब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि कोई तो गेट है जो प्रिवेंट कर रहा है इनकी कंटिन्यूअस मूवमेंट को। तो प्रोटीन चैनल्स में गेटेड चैनल्स और लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन में क्या है कि अंदर वाला जो पार्ट है वो पोटेशियम है, बाहर वाला जो आयन है वो सोडियम है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ऑलमोस्ट -70 मिली वोल्ट्स। ठीक है, अब इस वाले चार्ज को मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर इस वाले चार्ज को बढ़ाना है, ठीक है, -70 से -90 करना है, या फिर माइनस थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो यहाँ पे लीकी चैनल्स बहुत काम आते हैं। हर बार ये पोटेशियम लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन अगर बाहर चला गया तो ऑब्वियसली अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होगा, नेगेटिव सॉरी पोटेंशियल है वो मेंटेन होगा। तो उसी के मेंटेनेंस के लिए लीकी चैनल्स वगैरह होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गेटेड चैनल्स। देखेंगे गेटेड चैनल्स क्या है। गेटेड चैनल्स, नाम से ही समझ आ रहा है कि गेट है। अब ये गेट खुलता कैसे है, ठीक है, ये गेट खुलता कैसे है, तो इसके लिए है ना डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस है। स्टिमुलस कैसे, एक तो लिगांड गेटेड स्टिमुलस है, वोल्टेज गेटेड स्टिमुलस है, या मैकेनिकल स्ट्रेच गेटेड स्टिमुलस है। लिगांड गेटेड मतलब, चलिए देखते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का सिनेप्स है। सिनेप्स मतलब एंड का जो बल्ब जैसा पार्ट रहता है ना, जो एक तो न्यूरॉन से कनेक्ट होता है या फिर दूसरे मसल से कनेक्ट होता है, वो वाला जो पार्ट है ना, वो ही है सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स में जब भी एसिटाइल कोलिन आएगा, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करके लिगांड गेटेड चैनल एक्टिवेट कर देगा और ये लिगांड खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे से जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम मूव करेगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पार्ट, और यहाँ पे जाके मसल से अटैच होके ये है ना ट्विचिंग करा देगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा देगा। तो ये हो गया हमारा लिगांड गेटेड चैनल। ठीक है, अब हम देखेंगे वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड चैनल तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है। जब भी स्टिमुलस आता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस न्यूरॉन्स से, तब क्या होता है कि बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, और जो मेम्ब्रेन हमारा डीपोलराइज पोलराइज था, मतलब एक साइड पे नेगेटिव चार्ज था, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या होगा, वो डीपोलराइज हो जाएगा, मतलब सभी चार्ज सेम हो जाएंगे। यहाँ से पोटेशियम बाहर चला जाएगा भागते भागते, यहाँ से सोडियम अंदर आ जाएगा भागते भागते। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये किस गेट पे काम करता है, ये वोल्टेज के गेट पे काम करता है। ये लिगांड के गेट पे काम करता है, मतलब एसीएच, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो होता है न्यूरॉन्स में आता है, तो उसके बेसिस पे। मैकेनिकल स्ट्रेच गेटेड, ये क्या है मैकेनिकल स्ट्रेच गेटेड, तो हमारा जो इनर ईयर है, ठीक है, या फिर इनर ईयर का जो पार्ट है, उसमें फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी डीप नहीं जाएंगे हम, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस की वजह से। ठीक है, तो ये हेयर जब भी मूव करेंगे ना, तो ये हेयर मूव करने के बाद, मतलब हमारे कान में कोई तो आवाज जा रहा है, ये मैकेनिकल साउंड है। ठीक है, और जब ये कान में जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल साउंड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेच गेटेड चैनल्स की वजह से हेयर मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस बनेगा और ये पास करेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल जो फोर्स आया उसकी वजह से चैनल्स ओपन हो गए, दैट्स व्हाई मैकेनिकल स्ट्रेच गेटेड चैनल्स। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा गेटेड चैनल्स। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया। प्रोटीन चैनल्स के अगेंस्ट इसका डिफरेंशिएशन भी देख लिया हमने कि क्या होता है कैसे होता है। अब हम जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे देखते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। ओके, अभी हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फिर से बाइफरकेशन हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, और जो एनर्जी होती है, मतलब जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, तो उसको एनर्जी तो लगेगी ना ट्रांसपोर्ट करने में मॉलिक्यूल्स, बिकॉज सिंपली मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी। इसमें भी बाइफर्केशंस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये बाइफर्केशंस कैसे है, तो प्राइमरी जो होता है ना, वो डायरेक्टली एटीपी का ब्रेकडाउन करता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। प्राइमरी जो है, ये डायरेक्टली एटीपी का ब्रेकडाउन करके मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे मान लो बहुत सारे सोडियम है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ने फिर से एनर्जी का यूज करके सोडियम को बाहर भेज दिया। अब सेकेंडरी कैसे काम करता है, सेकेंडरी है ना,
ये जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के इसने करके, मतलब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ने जो भी सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया, बहुत सारा सोडियम है, यहाँ पे बहुत सारा सोडियम है, तो ये तो एक ग्रेडियंट बन गया ना। तो इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके ये ट्रांसपोर्ट कराता है। कैसे? यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम ग्लूकोज से कंबाइन हो जाएगा, मतलब सोडियम, एक यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, और ये दोनों अंदर मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? प्राइमरी ने क्या किया? ग्रेडियंट बनाया सोडियम का। सोडियम अटैच होके ग्लूकोज से, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है अपना, वहां पे अटैच होके सोडियम और ग्लूकोज अंदर मूव हो गए सेल के। ऑलराइट, तो ये तो हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब भी अपना 70 मिली वोल्ट का जो चार्ज है, -70 मिली वोल्ट का जो चार्ज है, उसको रिसेट करना होता है, मतलब डी पोलराइजेशन स्टेट फिर से चाहिए होता है, रिपोलराइजेशन। तब सोडियम बाहर फेंकता है, ये 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। ठीक है, तो ये चीजें प्राइमरी ट्रांसपोर्ट करा देता है हमारी। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, इट जस्ट मूव्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेड बाय प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। इसमें को ट्रांसपोर्ट है और काउंटर ट्रांसपोर्ट है। को ट्रांसपोर्ट हमने अभी देखा, सोडियम और ग्लूकोज। काउंटर ट्रांसपोर्ट सेम थिंग, जस्ट यहाँ पे सोडियम होगा और हाइड्रोजन होगा, एक सोडियम बाहर जाएगा, एक हाइड्रोजन अंदर आएगा, या फिर वाइस वर्सा, जो भी पोजीशन वगैरह में वो प्रोटीन चैनल होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में there is एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर कोई सेल बाहर का आर्टिकुलेट या फिर लिक्विड मैटर अंदर ला रहा है अपने सेल का, दैट कम्स अंडर एंडोसाइटोसिस। अगर वही लिक्विड या पार्टिकुलेट मैटर वो बाहर फेंक रहा है, दैट कम्स अंडर एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब एंडोसाइटोसिस में भी दो टाइप्स है। एंडोसाइटोसिस में भी दो टाइप्स हैं। कौन से? फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस किस लिए है? तो फैगोसाइटोसिस जो है ना, वो पार्टिकुलेट मैटर को जब एंगल्फ करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस इज व्हेन जब लिक्विड मैटर होता है या सेमी फ्लूइड मैटर होता है, उसका एंगल्फ करता है, दैट इज पिनोसाइटोसिस। ये हमारा सेल है, समझ लो कि ये इम्यूनिटी का सेल है, समझ लो क्या इम्यूनिटी का सेल ही होते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह। तो जब भी ये अंदर की साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, अंदर की साइड पे मूव करेंगे, तो ऐसे ये आएंगे, मतलब ये सेल फिर से डिफॉर्म होगा, ये सेल इंगल्फ कर लेगा। वेट, लेट मी मेक अ बेटर इमेज। ये सेल है, यहाँ पे मैटर आया, इसके अगेंस्ट इसका शेप चेंज हुआ ऐसे, और बाद में ये क्लोज होके इसको एंगल्फ कर लिया, ये वेसाइकल फॉर्म में अंदर आएगा, फिर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मर जाएगा। फॉरेन पार्टिकल है, मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस आर द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, इसको डिस्ट्रॉय करना ही काम था उनका, कर दिया डिस्ट्रॉय। ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, अब एक्सोसाइटोसिस क्या है? तो एक्सोसाइटोसिस में जो भी सेल के अंदर का मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया या फिर हॉर्मोन्स हो गया, अब हॉर्मोन्स नहीं, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन ही तो है। इंसुलिन जो हो गया, उसको अगर बाहर भेजना हो, दैट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में आता है वो। ठीक है, सो आई थिंक वी आर प्रीटी मच क्लियर एंड वी आर कंप्लीट विथ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, वी हैव completed मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, और किसी को कोई भी डाउट नहीं है, इफ यू स्टिल हैव डाउट्स ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज आई कैन। ओके, सो या, we're done. Bye bye until we meet again.